नाम है ब्रजभूषण दुबे। कभी वो आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के घर पे पहुंच जाते हैं, बताते हैं कि तुम देश की मांग उठा रही हो, अपना गांव सुधरता नहीं है। तो कभी वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से गाज़ीपुर से लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, एक अलग बात है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, कभी उनके साथ बैठकर राजनीति पर चर्चा करते हैं कि भविष्य में ऐसा होना चाहिए, देश की तरक्की के लिए ऐसा होना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्र में काम करने के बाद फ़िलहाल वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और आज उनके 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ब्रजभूषण दुबे के नाम से उनका अपना खुद का चैनल है। आज उन्हीं से मुलाकात करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनके साथ हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सादर आभार। सभी को नमस्कार, प्यार भरा। सर, बातें तो आपसे बहुत सारी होंगी। मैं देख रहा हूं कि पिछले 4-5 दिन से एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो ये है कि जब से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई है, तभी आपकी भी इस पे यूट्यूब पर किसी ने धमकी भरा एक मैसेज लिखा है, कहा कि हम आपका भी सर कलम कर देंगे। तो उसका संक्षिप्त में बताएंगे, क्या मामला है? वीडियो तो रोज़ ही 1-2 डालना होता है और माँ बहन तो करते ही रहते हैं लोग, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज क्या मतलब क्षमा कर देना है, यह कह करके कि ब्रजभूषण तुम तो अपने बारे में जानते हो और वह नहीं जानता आपके बारे में, नहीं पता है कि वह क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग क्षमा कर देते हैं। अब यह मैसेज थोड़ा सा दूसरी प्रकृति का था, तन से सर अलग कर देंगे, देख लेना ऐसे करके, तो इस बात में थोड़ा सा उसके ऐसे लग रहा था। तो बच्चों ने कहा छोड़िए पापा, ये सब तो होता रहता है, आते रहते हैं। लेकिन कुछ मित्रों ने कहा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है, जो देश काल परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था उसमें। एक जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो नागरिक कर्तव्य है, उसका पालन करते हुए हमने दोनों पक्षों से अपील किया था, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कुछ इस तरह का था, डीजीपी के बयान का हवाला देते हुए हमने यह कहा था क्या पाकिस्तान से भी इनके संबंध हैं, जैसा कि उनका कराची में जाना हुआ था। अब उसके बाद मैंने ट्वीट किया डीजीपी को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को और एडीजीपी वाराणसी जोन को, जिसके तहत हमारा आता है गाजीपुर। पुलिस में भी हलचल हुई, फिर उन लोगों का आया गया, फिर ऐसे हुआ, फिर सुरक्षा की मांग लोगों ने किया, मैंने तो नहीं किया। अब आज 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा है। तो देखते हैं, अगर नहीं होगा तो इस लड़ाई को तो लड़ेंगे हम, क्योंकि सवाल केवल ब्रजभूषण दुबे का नहीं है, सवाल ऐसे करोड़ों लोगों का है जिनको धमकियां मिलती रहती हैं। क्या भारत सरकार नियम बनाने में, साइबर के कानून बनाने में इतनी कमज़ोर है? उनको ऐसे कानून बनाना चाहिए, फेस के साथ वह खुले, फिर आईडी के साथ उनका अकाउंट नंबर बने। ऐसा कुछ नहीं है, जो चाहा वह बना लिया और दिन भर हिंदू मुस्लिम, कभी कभी 2-3 बजे रात को आता है मैसेज। तो मैं जानता हूँ यह अतृप्त आत्मा है, यह विक्षिप्ता अवस्था में है, रात को इसकी नींद हराम हो गई है, क्योंकि सर पर चढ़ा हुआ है। तो इसलिए क्षमा हम लोग कर देते हैं, लेकिन इस मामले को मैं मुकाम तक ले जाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो अपराधी जिसने ये मैसेज किया है सर कलम करने का, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। सर, मैं एक बात और देख रहा हूँ कि आप कई साल से ऐसे ही व्लॉगिंग करते हैं, दूर दूर जाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो ऐसे ही कोई आपको ऐसा कोई किस्सा याद हो कि किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, या फिर ऐसा होने वाला हो, या ऐसा कोई डर मन बैठा हो कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ? कोई है ऐसा कुछ कोई आपको याद? अब चलिए, जो प्रचलन चल रहा है उदयपुर कांड को लेकर के, और भी जो, अब उसमें एक वाकया बता रहा हूँ। मामला 2 साल पहले का है, जब प्रथम लॉकडाउन लगा था। उसके 15 दिन पहले मेरा गुजरात जाना हुआ था। एक महिला का फ़ोन आता है, भैया कैसे हो, यह सब हालचाल होता है। भैया मैं आपसे बड़ी हूँ और बीडो हूँ, लंदन में रहती हूँ, ऐसा कहा। और भैया आपको देखती रहती हूँ, मैं माइनॉरिटी से हूँ, मुस्लिम महिला हूँ। भैया बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। अम्मी चली गई, आपकी माताजी हमारी चली गई थी, तो उस समय फ़ोन आया था। तो हमने जान लिया, फिर उनका नाम भी सेव कर लिया। उन्होंने कहा हम भी कुछ करना चाहते हैं अम्मी में, आप बहुत अच्छा काम करते हो भैया। तो जब उन्होंने कहा कि हम आपसे बड़ी हैं और हम बीडो हैं, तो उनके प्रति और भी श्रद्धा का भाव हमारा
हो गया। बातचीत होती रही और गुजरात का हमारा प्लान बना। संजोग ऐसा कि लंदन से उसी समय उनको भी आना था। उन्होंने कहा था हम आएंगे गाजीपुर, मिलेंगे, भाभी से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, बाबा कैसे है, ऐसे उनकी भाषा मतलब एक परिवार का रिश्ता आपका एक दूसरे से बन निसंदेह गया। हो भी जाता है और पता भी लग जाता है कि सामने वाला झूठा है, फरेबी है, मक्कार है और उसकी बात में किस तरह से बात गढ़ करके कह रहा है, हृदय की अनंत गहराइयों से यह बात नहीं, पता तो लग ही जाता है। तो अब संजोग बना, अहमदाबाद से मैं चल दिया उनके घर के लिए। हमारी श्रीमती जी इतना जानती थी कि कोई दीदी हैं जो मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं और विधवा हैं, यही जानती थी गुजरात के किस इलाके में उनका घर है, किसी को नहीं पता। मैं सत्येंद्र के यहाँ रुका था अहमदाबाद, सत्येंद्र हमारे सहयोगी हैं, तो हम गए वहाँ से। सत्येंद्र भी जान गया कि जा रहे हैं वहाँ अंकलेश्वर की तरफ, बड़ोदरा। बिल्कुल अकेले ही चल दिए हैं, अकेले चल दिए, मिलने के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं था उनको। आगे क्या और एनआरसी और सीएए का मामला चल रहा था, जैसे इस समय स्थिति है, यही स्थिति उस समय भी था। ब्रजभूषण चल दिया। बस से मैं उतरा, उसके पहले उन्होंने अपने भाई का नंबर दिया था और यह कहा कि इस पर आप भैया बात कर लेना, क्योंकि हमारा नंबर यहाँ मिलेगा नहीं। भाई से हमारी बात होती रही और फिर भाई ने कहा कि जैसे आप वहाँ पहुँचिए उस बस स्टॉप पर, वैसे ही हमको बता दीजिए। मैं उस बस स्टॉप पर पहुँचा, फ़ोन किया और मोबाइल चला रहा हूँ, तब तक एक ऑटो आकर के रुकता है। ऑटो चलाने वाला दाढ़ी रखा है और मोटी तगड़ी शरीर है, भयंकर अगर देखा जाए तो जो गब्बर जैसा, गब्बर उनको बोलते भी हैं वहाँ लोग, प्यार में गब्बर बोलते हाँ, हैं। गब्बर बोलते हैं और गब्बर जैसा कद-काठी से भी एकदम संपूर्ण रूप से गब्बर। तो वह ऑटो रुकता है, उसमें दो लोग हैं, एक लड़का दाढ़ी रखे है, एक और हैं जो दाढ़ी नहीं रखे हैं और गब्बर आगे बैठे हुए हैं। इशारा होता है आओ, आइए बैठिए। कोई बातचीत नहीं। उस इशारे के क्रम में मैं बैठ गया। ऑटो चल देता है। 15 मिनट बाद एक दरवाजे पर ऑटो गली ऐसे घूमते हुए पहुंचता है। एक महिला आती हैं, दरवाजे के सामने ऑटो की आवाज़ सुन करके मैं जान जाता हूं कि दीदी हैं। फिर मैंने प्रणाम किया, हमसे बड़ी हैं और हमारा श्रद्धा का भाव वैसे भी था। भैया भैया हमको बहुत प्यार से बोलती हैं। तो हम रुके, फिर अम्मी उनकी मिली, भाई लोग मिले। बड़ा उन्होंने कहा कि मैं शाकाहारी होटल से, हिंदू होटल से मंगवा देती हूँ खाना। हमने कहा दीदी हम प्योर वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं और मुझे कोई परहेज नहीं है, ये सब आराम से बना लीजिए, यहीं खाएंगे। हाँ यहीं खाएंगे। वहीं मैं खाया भी। बहुत से लोग मिलने वाले आए। मिलने के क्रम में शाम का वक्त होता है और एक व्यक्ति आता है जिसे दीदी ने बुलाया था। कोई उनका कानूनी कोई काम था, वो था अधिवक्ता। उससे जब परिचय हुआ तो अधिवक्ता का नज़रिया हमारे प्रति अच्छा नहीं। आप कैसे? वो कौन थे? वो अधिवक्ता थे, वो भी माइनॉरिटी के ही थे। अच्छा, मुस्लिम थे वो भी? मुस्लिम थे। तो घर में ही बैठना हुआ, झूला सबके घर में होता है गुजरात में, तो झूले पर हम बैठे, अधिवक्ता भी। आप कैसे? तो दीदी ने बताया हमारा भाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे? तो उन्होंने ही जवाब दिया, हमने बुलाया नहीं, ठीक है लेकिन फिर भी, मतलब तो ऐसे 10 प्रश्न उसके। यहाँ से मतलब कि आप हिंदू हैं, हाँ। इस मुस्लिम के घर में यहाँ कैसे? हाँ यहाँ कैसे? वो अभी वाराणसी से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे। वाराणसी से। तो उनके 10 प्रश्न ऐसे थे जो चुभने वाले थे और उस प्रश्न ने मुझे असहज किया। मैं असहज हुआ। वह चले गए। दीदी ने हमसे कहा कि भैया क्षमा करना, ऐसे लोग होते हैं और मैं नहीं जानती थी कि ऐसा है, नहीं तो मैं नहीं बुलाती या फिर आपसे परिचय नहीं कराती। हमने कहा कोई बात नहीं दीदी। अब बात आई गई हो गई, रात का भोजन हुआ। अब उनका घर इधर एक सड़क है जिससे मैं प्रवेश किया था मेन दरवाजे से, और लंबा घर है। उस तरफ का जो दरवाजा है उधर भी एक सड़क है। ये 2 रास्तों का घर है? हाँ 2 रास्तों का घर है। अब दीदी ने मुझे उस सड़क वाले में, मतलब जो विपरीत दिशा में है, वहाँ मेरे सोने का इंतजाम किया। खाना पीना हुआ। उनका लड़का अशरफ था जो वहीं रहता है, लंदन में रहता है, इंजीनियर है, 23-24 साल उम्र है, सीधा साधा, कम उसको हिंदी आती है, गुजराती थोड़ी बहुत आती है। बहरहाल अच्छा रहा। फिर अब मुझे दीदी ने कहा यहीं सो जाओ और भीतर से बंद कर लेना, इधर से भी आप बंद कर लो, भीतर से भी बंद कर लो, लेटरिन बाथरूम है, और सुबह जब आप जगना तो मुझे बता देना। ये किस टाइम की बात है रात की? जब यह रात को 10 बजे। रात के 10 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है पूरी तरफ? पूरी तौर पर अंधेरा हो चुका है, सोने का समय आ गया है, भोजन हो चुका है। दीदी अब जा रही हैं, दीदी अपने कक्ष में रहेंगी। लंबा सा घर और घर के इस तरफ दरवाजा है और दरवाजे के बाद सड़क है, और उस तरफ जो सड़क है वह कई
रूम के बाद है। इस तरफ की जो सड़क है, दरवाजा है, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और थोड़ा सा मतलब दो लात कोई मारने धक्का पर मारेगा ताकत से तो खुल सकता है। टूट जाएगा, टूट अरे जाएगा। बाप रे, फिर तो आप फंस गए चारों तरफ फिर से। दीदी ने क्या किया, नहीं अभी और जानिए। एक वह था स्पीकर साउंड बॉक्स, हाँ। तो दीदी ने कुर्सी पर चढ़ कर के उसको ऐसे कर रही है। मैंने कहा दीदी यह क्या है? कहा भैया वो साउंड बॉक्स है, सुबह का अजान होगा तो तुम्हारी नींद टूट जाएगी और भैया थके हो सो जाओ। तो हमने कहा दीदी रहने दीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है और वह इतना कान फोड़ू आवाज़ नहीं आएगी और उसकी आवाज़ पर मैं उठता भी हूँ। कमालचंद भाई साहब हमारे यहाँ हैं, सुबह का अजान होता है, वह जाके मंदिर में पूजा भी करते हैं और मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं। खूब रामचरितमानस पर कमांड है, जाकर के 24 घंटे का रामायण पाठ भी करते हैं और रामलीला में भी उनका योगदान है, वो अभी कई पार्ट अदा करते हैं। तो दीदी हमको कोई, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया, कहने नहीं भैया कोई बात नहीं। अब रात को तो हमारी इस घर के अंदर जो आप दीदी हैं उनका नज़रिया आपके प्रति बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहा, बाकी- परिवार का था। अम्मी बा- अम्मी काफ़ी पुरानी थी, ओल्ड एज की थी और उन्होंने भी ऐसे हमको गले लगाया और कहा भैया आ गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, देखना क्या खाएगा इसको देख लेना, ऐसे था। और बाकी की जो एक स्थिति है वो नहीं, संशय सब ठीक थे। संशय बना अब हुआ है मेरे जेहन में वकील साहब बार बार घूम रहे कि थे। रात को कहीं आना जाए तब रात को अगर यह परिवार मेरी सुरक्षा भी करना चाहेगा तो अगर भीड़ आएगी, जैसा कि हमारे जेहन में पहले से है लोगों के, और जो चल रहा है सीए और एनआरसी और वो सब चल रहा था, तो घटनाएं भी हो रही थी। फिर क्या हुआ कि अब बार बार मेरे मन में यह रहा था कि अगर यह परिवार बचाना भी चाहेगा तो नहीं बचा पाएगा, नंबर एक। नंबर दो कि किसी को नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ, मतलब घर परिवार के रिश्तेदार किसी को नहीं पता। गुजरात तो बहुत बड़ा है, गुजरात में कहाँ है, एक दीदी के यहाँ गए हैं जो वीडियो हैं, बड़ी मानती हैं, जिनसे कभी देखा देखी नहीं है, वो अभी लंदन में रहती हैं। ब्रदर उसके बाद नींद हमारी 2-3 घंटे प्रभावित रही। कुछ देर तक झूला झूला, कुछ देर तक मोबाइल चलाया, कुछ देर तक कुछ फल फ्रूट रख दिया था उसको खाया और लगा कि यार कुछ अगर होगा तो क्या होगा। अब नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ कि अब रात हुई है तो सुबह होगा ही, सुबह भी हुआ। फिर उसके बाद आंख लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी, हम सोए। फिर किस टाइम सोए लगे? फिर परमात्मा को, ऊपर वाले को साक्षी मानकर उठा ले, जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अब कर ही क्या सकता हूँ, सही बात है। और कोई रास्ता भी नहीं था। तो कोई आए तो मुकाबला भी करें नहीं, मुकाबला तो करता मैं ना, कोई आए तभी तो मुकाबला भी करें, इसलिए मन में एक डर बैठा हुआ है। हाँ, फिर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और फिर वह उस महिला का जो हमारे प्रति अतिशय प्रेम था, वह एक बड़ी ताकत है जी। और उस ताकत के सामने ऐसे लोगों को झुकना पड़ेगा। नंबर एक, उन्होंने कहा कि भैया मैं वीडियो हूँ और तरह तरह की बात लोग करेंगे। एक तरह के लोग नहीं होते, हमसे उम्र में 4-5 साल बड़ी हैं वह। तो बहरहाल, और वहाँ की नागरिकता भी उन्होंने ले लिया है, लंदन की। तो ब्रदर उसके बाद सुबह हुआ, फिर सब ठीक ठाक हुआ। एक और वाकया, अशरफ हमको और वही गब्बर हमको घुमाने लेकर के गए। वहाँ एक मंदिर था, तो उस मंदिर पर भी हम वीडियो करना चाहे, लेकिन अशरफ को देख करके मंदिर वाले अच्छा उनका वह असहज हुए। उनको दाढ़ी, कदकाठी, शरीर उनका अच्छा। अशरफ तो सीधा साधा बेचारा, सीधा अब ये दूसरा सीन शुरू हो जाता है। दूसरा सीन, अशरफ से हम बात करना चाहे, मिला करके, अंकल जी हम देखता है आपको, अच्छा बहुत तो अच्छा, ऐसे मिला करके। तो हमने कहा कि ऐसे मंदिर पर तो मुझे वीडियो नहीं करना है। नाम था मानव मंदिर, कुछ ऐसे ही था। तो हमने कहा ही काहे का मानव भैया, प्रणाम, और अशरफ चलो। अशरफ को भी अटपटा लगा उसमें। वहाँ अशरफ के साथ, मतलब अशरफ मेरी छायांकन करता, वह छायाकार के रूप में रहता, वीडियो मुझे बनाना था, लेकिन यह कैसे, अब वहाँ भी यही बात आई। वही बात आई। उसके बाद दीदी मेरे लिए कपड़े उपड़े ले आई थी, फल फ्रूट रास्ते के लिए, कुछ श्रीमती जी के लिए, बच्चों के लिए घड़ी ओड़ी दिया उन्होंने कि भैया इसको लेते जाना, ये बड़ी वाली बेटी के लिए, ऐसे करके। तो दीदी हमारी आज भी और अतिशय प्रेम है। दीदी हाल चाल भैया बताना क्या करना है हमको, और दीदी वहाँ समाज सेवा करती हैं, हमेशा कुछ भेजती रहती हैं, ऐसे था। वाकई ये बड़ा दिलचस्प है। हर वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अब इनके साथ कोई हादसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो भी था, आपस में एक नफ़रत एक दूसरे के प्रति जो पल चुकी है, लोग एक दूसरे से डर जो रहे हैं,
कि ये एक मुस्लिम के परिवार में जाते हैं जो लंदन से आती हैं इनसे मिलने के लिए स्पेशली, और ये गुजरात जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। तो वैसे ही जब मंदिर में एक वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, साथ में अशरफ होता है, इसको दाढ़ी होती है, कद काठी से मजबूत होता है, तो पंडित कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तो एक दूसरे को देखकर जो एक मन में घृणा वाली बात है, एक डर है, वो डर कैसा बनता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है कि भारत अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का देश है। यहाँ पर इसकी अनेकता में ही एकता है, लेकिन ये एकता अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। हम जैसे मज़बूत लोगों को आगे आना चाहिए और इस एकता को और मज़बूत तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ये एकता बनी रहेगी तभी उस्मान दुबे जी का इंटरव्यू कर पाएंगे मजबूती के साथ। और ये बहुत दिलचस्प रहा है कि आप 1500 किलोमीटर दूर से चल के आए अपने छोटे भाई से मिलने के लिए, ये तो वाकई में आपका ऋणी हो गया हूँ। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। सादर आभार, शुभकामना।